नमस्कार। समय बदलुची समय सहित सांबादिकतार रूपरेख बदलुचे एवं धीरे धीरे डिजिटल एरा और एआई एंट्री करुचे ए विषय में विस्तृत कथा आम सहित जड़े स्पेशल गेस्ट अच्छा स्पेशल अतिथि अच्छा जो स्पेशल ब्रांड जोड़ी हुई और तांकर स्पेशल काम से बेस परिचित आम सहित अच्छा रूपा झा। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सालों से आप बीबीसी के संग जुड़ी हैं और जब कलेक्टिव न्यूज़ की बात आती है बीबीसी में एक नया दौर के बाद आती है तो उसमें डिजिटल एरा की बहुत बातें होती है, एआई के बारे में बहुत बातें होती है। हम उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पहले मैं दर्शकों को बता दूं आपका उड़ीसा के संग अच्छा कनेक्शन है। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो आप ही बता दीजिए। जी, उड़ीसा मेरी ससुराल है जी। और मेरे हस्बैंड उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर में मेरा घर है यहाँ। और ये बहुत ही सुंदर संयोग है कि न कि केवल हम खुद बिहार से हैं, तो बिहार उड़ीसा वैसे भी कल्चरली भी और हिस्टोरिकली भी इतना आसपास रहा है कि मेरी शादी भी हम पसंद की शादी है और पसंद भी हमें कोई कुड़िया लड़का ही आया। तो बहुत ही तो उड़ीसा से एक अच्छा लगाव है आपका। बहुत, हमको लगता है ये बहुत ही सुंदर प्रदेश है और बहुत ही सिंपल लोग हैं। और हालांकि मेरा हस्बैंड सिंपल नहीं है। नहीं। लेकिन जब बात न्यूज़ की आती है जी 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 तो वो प्रांत अलग अलग प्रांत की होती है, क्योंकि जब बीबीसी बात कर रहा है तो उड़ीसा की बात नहीं कर रहा है, वो बिहार की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, दिल्ली की, मुंबई की, हर एक प्रांत की बात कर रहा है। लेकिन हम पत्रकार जो उड़ीसा से हैं, हमें महसूस होता है कि उड़ीसा की बहुत खबर, बहुत न्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच नहीं पाती। शायद पहुंच नहीं पाती या पहुंचाना नहीं चाहते हैं कोई लोग, मुझे नहीं पता, वो आप ही सही में कह पाएंगी। क्योंकि अगर आपको पता होगा दाना माझी का केस, आपको पता होगा एक बंदा अपनी पत्नी का लाश लेके जा रहा है, उसको बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ ने एक सुर्खियों पे रखा। जी 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 यहाँ अच्छा काम नहीं होता, होता है बिल्कुल होता है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल अखबार हो, टीवी हो, थोड़े दूर रखते हैं इस खबर से। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमको लगता है कि इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का एक अपना लिमिटेशन तो है ही कि वो एक ख़ास चश्मे से चीज़ों को देखते हैं, है ना। और ख़ास तरह की कहानियों को ही तरजीह देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कुछ जिम्मेदारी हम खुद भी लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि उड़ीसा, कम से कम हम बीबीसी के प्लेटफॉर्म की बात कर सकते हैं कि उसकी कवरेज सिर्फ ऐसी कहानियों के लिए हुआ है जहाँ पर कि जिस कहानी का आपने जिक्र किया कि या तो आप जब उड़ीसा का नाम लें तो आप काला हांडी का जिक्र करें या फिर आप ग्राहम स्टेन के जिक्र करें, हाँ भुखमरी। लेकिन उड़ीसा इतने सालों में इतना बदल गया है और हमको याद है कि उड़ीसा का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है खेल में और खेल का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ा है कमाल का, उस पर हम लोगों ने काफ़ी कवरेज किया। इनफैक्ट बीबीसी का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसमें साल 2022 में हम लोगों ने इसे हॉकी को ही फोकस बना करके और इंडियन हॉकी मेंस एंड विमेन दोनों टीम को हम लोगों ने उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनको सराहा था। तब चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक जी, उनको बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था और उस तरह की विजिबिलिटी हम लोगों ने जो कोशिश की थी। तो लेकिन वो काफ़ी नहीं है और हम आपकी इस आलोचना को बिल्कुल सर झुका के लेते हैं कि हमें और बेहतर तरीके से उड़ीसा को कवर करना चाहिए। पर उड़ीसा की जो मेजर इश्यूज़ है, कम से कम बीबीसी पर उसकी बीबीसी हिंदी पर, बीबीसी के रीजनल लैंग्वेजेस पे उसका विजिबिलिटी है। पर हाँ, इंटरनेशनल न्यूज़ एरिना में हमको लगता है कि अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। जी, उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक डोमिनेंट नैरेटिव नहीं हो सकता एक देश से कि आप नॉर्थ ऑफ इंडिया को सिर्फ कवर करते रहें। और ये सिर्फ उड़ीसा का ही दुर्भाग्य नहीं है, आप देखें तो बिहार का कवरेज नहीं होता, उड़ीसा का कवरेज नहीं होता। बिहार का अगर राजनीति की बात करें तो नेशनल में सुर्खियों में रहता है। यहाँ की राजनीति इतनी स्ट्रांग ना भी हो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्टोरी बहुत है। बिल्कुल है, और उन पॉजिटिव स्टोरी में सबसे बड़ी कहानी इसमें कि भारत बहुत गर्व कर सकता है वो यहाँ का जो कंट्रीब्यूशन और पूरा जो चेंज है कि कहाँ एक सबसे गरीब राज्य के रूप में उड़ीसा की पहचान होती थी, भुखमरी से इसकी पहचान होती थी, वहाँ से लेकर के अब ऐसा राज्य जहाँ की हरियाली है, जहाँ प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ की बिजली जाती है अलग स्टेट में, यहाँ का खाना जाता है अलग स्टेट में, यहाँ का धान भी जाता है, बहुत यहाँ का आम फॉरेन जाता है। बिल्कुल, पर क्या होता है ना, आप तो पत्रकार हैं कि
जब सब अच्छा चल रहा हो तो वो तो होना ही जी। चाहिए, पर पत्रकारिता वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये भी एक वजह है कि उन चीज़ों को तरजीह जहाँ जहाँ ज़्यादा मिलती है पत्रकारिता में और प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पर की चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है। हैविंग सेड दैट, हमको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उड़ीसा के कवरेज में और इंगेजमेंट और इन्वेस्टमेंट होना शायद चाहिए। इस आलोचना के बाद बीबीसी हिंदी में बहुत चीज़ें आती हैं, शायद हमारे बातों के बाद और भी उड़ीसा की कुछ ज़्यादा खबर शायद आपको लगे कि नहीं, अनुज से बात हुई थी, अनुज ने ये पहले उठाई तो हम और ज़्यादा उस चश्मे से देखें। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और कहानियों को और उड़ीसा को और विजिबिलिटी देने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं करीबन 17-18 साल से टीवी से जुड़ा हुआ हूँ, जी। तो पिछले 17-18 साल से और इस दौरान बहुत कुछ बदलाव उड़ीसा मीडिया में हुआ है। बीबीसी में बहुत बदलाव हुआ है, इंटरनेशनल में बहुत बदलाव हुआ है। तब इतना दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हो या राजनेताओं का हो, बीबीसी भी ऐसे पहलू से गुजरा हुआ है। बिल्कुल। कैसे संभालते हैं ये सिचुएशन? आप बेहतरीन जानते हैं कि पत्रकारिता और पत्रकारों का काम है टू होल्ड पावर टू अकाउंट, है ना। जब आप जो सत्ता में है उससे सवाल पूछेंगे और कठिन सवाल पूछेंगे, उनके मन के हिसाब से सवाल नहीं पूछेंगे तो आप पर उंगलियां उठेंगी, आपको परेशानी होगी। और वो किसी खास समय की बात नहीं है, ये तो हमेशा से ही रहा है। एक बड़ा ही मेरा पसंदीदा सा कोट है कि लिबर्टी इज ऑल अबाउट दैट, यू से व्हिच समवन एल्स डजंट वांट यू टू से, राइट। तो हमको लगता है कि उसी लिबर्टी का इस्तेमाल पत्रकारिता में होता है, और बीबीसी अपनी पत्रकारिता इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। लिबर्टी बिल्कुल है। क्या, और वही लिबर्टी से जब आप इंडिपेंडेंटली जब अपनी बात, अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज, अपना जर्नलिज्म करते हैं, तो कई बार कई देशों में कई सत्ताधारियों के बीच में वो मुश्किल पैदा करता है। रूपा झा के ऊपर कभी दबाव नहीं आया? बहुत तरह के दबाव आते हैं, लेकिन उस दबाव पे आपको दबने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है कि हम जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ इस बात को बहुत तरजीह दी जाती है कि आप सच को दिखलाने में आप कभी नहीं हटे। आप जो सच, जितना भी वो डिस्कम्फर्टिंग हो, आप उसको दिखलाएं, क्योंकि हम आपके पीछे खड़े हैं। देखिए, हम लोग सब पत्रकार हैं, हम लोग की अलग अलग भूमिकाएं हैं, हम अपना काम सच में, इसलिए तो पत्रकारिता में आए। अगर हमें पत्रकारिता में सच बोलने की सहूलियत ना हो तो हम कोई और काम करते, पर हम सच बोलना चाहते हैं, हम उन कहानियों को स्पेस देना चाहते हैं जिनको मिलनी चाहिए स्पेस। तो उसके साथ हम चाहते हैं कि जो हमारे जो संस्थान हैं, जो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन सच बोलना महंगा पड़ जाता है, बहुत पड़ता है, लेकिन बीबीसी को भी बहुत महंगा पड़ा। महंगा पड़ता है, ये तो देखिए इट्स पार्ट ऑफ द गेम, तो इसमें आदमी को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। असली बात ये है कि आप सब के बावजूद आप अपना जो कोर है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और ये तभी संभव है, आप भी तभी अच्छे से अपनी पत्रकारिता कर पाएंगे जब आपको पता है कि अगर मेरे ऊपर कोई बला टूटेगी तो मेरे साथ मेरा संस्थान तो खड़ा है। बीबीसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? बिल्कुल नहीं। आप ये तो ऑडियंस बताएगी, और ये अच्छी बात है नहीं, कि ऐसी कुछ चीजें होती है ना जो एडिटोरियल एजेंडा होता है, जो मुझे पता है, मेरे एडिटर को पता है, आम दर्शक को नहीं पता है। तो जो आम दर्शक बीबीसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनको लगा कि सब सही चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। एडिटोरियल एजेंडा तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उनको लगता है कि अच्छा, यहाँ पर तो फिर तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं सरकार को खुश करने के लिए, क्योंकि जाहिर है आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो वही मुश्किल से जो गुजरा हुआ था। बीबीसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आया था जिसको लेकर के बहुत सारी फिर बातें कही गई। अब ये बात है कि आप अगर ऑडियंस से पूछेंगे तो वो खुद आपको, क्योंकि ऑडियंस बहुत डिसर्निंग है, बहुत स्मार्ट होती है, वो खुद आपको बताएगी कि नहीं, हमें तो कोई तब्दीली नहीं दिखी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो सच है वो दिखाया। एग्जैक्टली, कि हम तो वो किसी को बुरा लग सकता है, लगेगा ही। आप सच बोलेंगे तो किसी न किसी को बुरा लगेगा ही, पर उसकी उतनी परवाह नहीं करने की जरूरत है, और तभी हम जर्नलिज्म में हैं। नहीं तो फिर कुछ और करना चाहिए था, परचून की दुकान जो लोग देखते हैं वही लोग फिर कहते हैं कि बीबीसी एंटी हिंदू है, एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है, लोगों के परसेप्शन है। वाकई में क्या है? आप देखते हैं हम लोग जी को? हाँ, जरूर। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो लगता है सब बैलेंस से चल रहा है, जो सही है वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो दर्शक है वो लिखते हैं, आपको भी पता है ये। नहीं, देखिए यही बात है कि ये कौन से दर्शक है। कई बार क्या होता है कि इकोसिस्टम में कुछ आवाजें हैं जो बहुत तेज से आती हैं। अगर यही बात होती तो हमारा जो बीबीसी का जो सबसे बड़ा मार्केट है ऑडियंस का, वो इंडिया है, तो फिर इतने सारे लोग हमें क्यों देखते, पढ़ते, सुनते? क्योंकि हम एक इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जो सच हमको अच्छा नहीं लगता है, हम उसको तुरंत में झूठ बोलने लगते हैं। हमने इसकी गुंजाइश खत्म कर दी कि मेरा सच आपका सच
जो भी हो, हमारी तफत हो सकती है, जी, पर एक जी। मिडिल ग्राउंड है ना, जी उसको लेकर के हम आपको डिस्क्रेडिट क्यों करें? जी। हमको आपकी बात अच्छी नहीं लगी, जी। कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन आपको अपनी बात कहने का मौका तो मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। वो चीज़, वो स्पेस हम कब करते जा रहे हैं, जी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो पूरी रहा दुनिया है। में। तो उसका खमियाजा ये है कि जो लोग, जो ऑडियंसेस हैं, वो खेमे में बढ़ जाती है कि आप उनकी मन की बात ना करें तो जी। कहेंगे नहीं आप एंटी हैं, और जी। जब उनकी बात करें तो कहेंगे आप फलाना है, वो लोग अपने हिसाब से ले लेते अपने हैं। हिसाब से। तो इन लेबल से बहुत घबराना नहीं चाहिए। जी। ऑफ कोर्स उससे परेशानी होती है, और आपको लगता है कि यार क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बैलेंस तरीके से, और बैलेंस से भी ज़्यादा सच को दिखलाने की कोशिश करें। जी। सच में कोई बैलेंस नहीं भी रहे तो कोई जी। बात नहीं, अ, लेकिन ठीक है, इसी में क्या होता है कि जो सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। एग्जैक्टली ऑडियंस, और आप जानते हो क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन से है, कि ऑडियंस मूर्ख नहीं है, जी। है ना। हमारा दर्शक, हमारा पाठक वर्ग बहुत ही स्मार्ट है, उसको सच समझ में आता है, आता है। उसको, तभी तो डेमोक्रेसी का मजा है ना। रूपा जी, करीबन 20-25 साल में पत्रकारिता बदली है। जी जी जी, बहुत बदली है। आप खुद क्योंकि देखें। जब जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब वो कीपैड का मोबाइल था, तो व्हाट्सएप नहीं था, तो वो सिचुएशन भी हमने देखा है, और आज एआई का ज़माना है। तो इस दौरान जी। पत्रकारिता में क्या डेवलपमेंट आई, और स्पेशली मीडिया सेक्टर अपने को और ज़्यादा स्किल कर पाई है? देखिए, बदलाव तो आया ही है। जब हम लोग रेडियो पे रहते थे तो जी। अखबार था, और उसके बाद जब टीवी आया तो एक बड़ा ख़तरा नज़र आया, जब इंटरनेट आया तब तो एक बहुत ही बड़ा ख़तरा नज़र आया। तो ये टेक्नोलॉजी है, और ये कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, तो ये राइट। तब्दीलियाँ आती रहेंगी। ऑफ कोर्स अब ये एआई का है ज़माना, जहाँ पर कि हर जगह, अंदर बाहर हर जगह लोग एआई एआई, तो हमको तो कई बार लगता है बहुत ओवर हाइप्ड भी है। अच्छा। और दूसरा कि पत्रकारिता सिर्फ अ, उसमें देखिए, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत जो है वो कभी कम नहीं होगी, कम क्योंकि नहीं। वो आपके नज़रिए पर, आपकी संवेदनाओं पर, आपके वैचारिक समझ पर, संदर्भों पर आधारित होता है ना। उस लेकिन वो लोगों उसका में बड़ा डर है कि एआई आ रहा है, शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। डर जब तो एआई है। का दौर आया कुछ दिनों में, बिल्कुल, सब हाँ। सोच रहे हैं कि एचआर अब इन बंदों को निकाल देगी, वो ये काम जल्दी एआई में हो जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एआई बहुत अच्छे से कर सकती है, और जी। इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए जी। कि भाई जो जो काम एआई उस बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, वो चाहे जैसे कि एक प्रेस रिलीज पर आधारित एक न्यूज़ कॉपी बनाना जी। है, वो सब कुछ स्टेटेड, उसको एआई शायद हमसे और आपसे जल्दी जल्दी से फट से लिख सकती है, जी। ट्रांसक्रिप्शन कर सकती है, ट्रांसलेट कर सकती है, आपके मेल्स लिख सकती है, तो ये सारा काम, या वेदर रिपोर्ट दे सकती है, ये सब तो है। तो ठीक है, इसमें भले हमारा एआई का इंटरवेंशन बढ़ता जाएगा, पर हम बार बार यही कहते हैं कि अगर हम उस चीज़ को अडेप्ट करें जी। और उसका एक मानक भी बनाएं, एक फ्रेमवर्क बनाएं, क्योंकि एथिकल यूज़ तो होना होगा। जी। आप देखें कि इतना बड़ा खतरा है, हम तो उसको खतरे की तरह देखते जी। हैं कि खतरा आप, है? बिल्कुल खतरा है। अच्छा। आप देखिए कि एआई की मदद से कितने तरह के सिंथेटिक न्यूज़ आ सकते हैं, है ना, कितना फेक न्यूज़ बढ़ सकता है, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि असल क्या है और पिछले नकल दौरान क्या ज़्यादा है। बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है। ओके। तो फेक न्यूज़, फेक और मिस इन्फॉर्मेशन का जो खतरा, जो डेमोक्रेसी के लिए है, जो हमारे आपके ये लिए बढ़ता है, जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा तो रहा है, जैसे कि इसमें हम कोई शक नहीं है। पत्रकार हैं, तो हमें लग रहा है कि एआई को हमको यूज़ करना है, ज़्यादा सीखना है, वैल्यू ऐड हो पाएगा, लेकिन इसी एआई को मिस इन्फॉर्मेशन के लिए काम किया जा रहा है। किया ही जा रहा है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले ही वीक में अभी जेमिनाई का, गूगल का जो जी। VO3 आया जी। है, उसको आप प्रॉम्प्ट दे दें तो वो 8-8 सेकंड के ऐसे वीडियो बना सकता है जिसमें जी। कि वॉक्स पॉप्स है, लोग अलग अलग भाषा में जी। कुछ भी बोल सकते हैं। तो जी। वो ये दिखला सकते हैं कि किसी मंदिर पर मुसलमानों ने हमला कर जी। दिया, जी। ये दिखला सकते हैं कि किसी औरत के साथ बलात्कार हुआ, वो कहीं भी कुछ भी भड़का सकते जी। हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये तो AI जनरेटेड राइट। मटेरियल है। ये टेक लेकिन टेक इंडस्ट्री जो पहचान पाएगा वो, लेकिन नहीं, ऐसे पहचानना भी ही आम बड़ा लोग मुश्किल होंगे, है। पहचान नहीं नहीं, पाएंगे। अब इसलिए नहीं पहचान पाएगी क्योंकि क्या है कि वो और रिफाइन होता जा रहा है ना, अच्छा। टेक्नोलॉजी जी। रिफाइन। जी। अब पहले जी। होता था कि AI जनरेटेड वीडियो थोड़ा में होता था कार्टून कि जैसा थोड़ा सा लगेगा। ऐसा लगेगा, हाँ। चेहरा ऐसा दिखेगा, पर अब वो नहीं। आप अगर VO3 का राइट, वीडियो राइट, आप राइट, देखें जो कि राइट। ट्रायल फेज में जी। है, बहुत मुश्किल है तो समझाना कैसे सब। बचें इससे? तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम लोग को कलेक्टिवली ये प्रेशर बनाना पड़ेगा कि ये जो टेक इंडस्ट्री है वो ऐसे बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऐसे नहीं भाग सकती। जी। उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आपको हर वैसे AI जनरेटेड कंटेंट में ये लिखना पड़ेगा ये AI जनरेटेड है। राइट। आपको प्रॉम्प्ट्स में ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट जो कि किसी कम्युनल, जो कि फेक न्यूज़ हो सकता है, जो हेट हो सकता है, जो शांति को भंग कर सकता है, ऐसे कंटेंट में वो तुरंत में वहीं पर बंद हो ऐसे, जाए। हाँ, ऐसे गार्ड रेल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि
जो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो टेक इंडस्ट्री है, उसने अपना हाथ छोड़ करके सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं सही कि है। टेक्नोलॉजी को आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, पर उससे एक आम आदमी, खास तौर पर एक आम आदमी जो गरीब इंसान है या जो एक आम आदमी इस देश का है या पूरी दुनिया का है, वो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान होगा। और साथ में ये ज़रूरी है कि हम लोगों को भी कैसे मीडिया ट्रेन करें, उनकी साक्षरता, जो मीडिया लिटरेसी जिसकी बात जी, हम करते जी। हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये समझाए कि देखो, ये अब जैसे हम लोग करते रहे ना, अब जैसे रिवर्स इमेज, अब हाँ, लोगों हाँ, को पता है, अरे फेक न्यूज़ है, अरे इसका रिवर्स इमेज कर लो, इसका सोर्स देखो। तो इस तरह की ट्रेनिंग अभी तक आ ही रही थी कि तब तक एआई का बाढ़ आ गया। हाँ, वैसे कि अभी भी बहुत मीडिया में फैक्ट चेक की ग्रुप नहीं है। फैक्ट चेक की ग्रुप भी नहीं है और मीडिया हैज बीन द बिगेस्ट पर्वेयर ऑफ फेक न्यूज़। आपने राइट, देखा राइट, ऑपरेशन राइट। सिंदूर के दौरान क्या हाँ, हुआ, हाँ, हाँ। है ना, कि वो गेम का वीडियो चलता रहा। वीडियो गेम का बहुत चलता न्यूज़ चैनल रहा में। और ये कहना कि भाई हमने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, और उसके बाद वो सारी गलत खबरें थी। तो मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जवाबदेही है कि आप ये समझें कि आपका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बीबीसी कैसे बचती है इन सब चीज़ों से? तो एक तो ये है कि बीबीसी इस मामले में थोड़ी पारंपरिक है, तो एआई का बहुत ही कंट्रोल्ड और एथिकल यूज़, और अभी तक इनफैक्ट उसने यूज़ शुरू नहीं किया, बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में शुरू किया है, क्योंकि उसके ख़तरे इतने हैं। और बीबीसी इस बात, मतलब बीबीसी कैन नॉट टेक दिस रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग, राइट। तो इसका इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी से हम समझें, दिशा निर्देश करें, उसके फ्रेमवर्क बनाएं, और वही बीबीसी कर रही है। इसका एथिकल यूज़ क्या हो, कंट्रोल इन्वायरमेंट में पहले यूज़ करके देखिए कहाँ का यूज़ हो सकता है। पर पत्रकारिता की असल जो पत्रकारिता का असल औजार सिर्फ फैक्ट लाना ही नहीं होता है, उस फैक्ट को अपने नज़रिए से समझना भी होता है। और वो हमको लगता है कि क्योंकि आप जैसे समझाएंगे वैसे दिखाएंगे। हाँ, तो वो इंसानों के पास जिस तरह की कैपेबिलिटी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई डोंट थिंक दैट इज़ रिप्लेसेबल। तो इस बात का कॉन्फिडेंस इंसानों में भी होना चाहिए कि यार, ये जैसे अलादीन और जिन की कहानी है ना, तो जिन को जब तक आप कंट्रोल में रखेंगे तो अलादीन रहेगा। तो हम अलादीन हैं, हम जिन को अलादीन न बनने दें। तो ये तो हमारे हाथ में भी है। तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है कि उसका इस्तेमाल तरीके से करे, हड़बड़ी में ना रहे, डरे नहीं, जो अडेप्ट करना है उससे अपने जर्नलिस्टों को अडेप्ट करा। और जर्नलिस्टों के लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगेन डर करके नहीं, लेकिन आप जैसे हमने उन्हें टाइपिंग, पहले हम लोग हाथ से लिखते थे, टाइपिंग सीखी ना, डिजिटल आया, तो फिर हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग सीखी, वैल्यू ऐड हुआ। तो वैल्यू एडिशन, तो ये सारी चीज़ें वैल्यू प्रपोजिशन की नज़र से अगर हम देखेंगे, तो इससे डरने के बजाय हम इसको अपना एक टूल, अच्छा टूल बन के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कहने के बावजूद ये भी कहना ज़रूरी है कि इसका ख़तरा एक एमिनेंट है, एक दिख रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल, जो टेक इंडस्ट्री के जो मालिकान हैं, वो ये समझे ये जिम्मेदारी कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे को ना देखें, वो देखें कि वो एक्चुअली सिविलाइजेशन पर, पूरी सभ्यता पर किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर अभी उसका नहीं बुरा चेतेंगे, असर भी बहुत हो सकता है, बहुत भयानक असर पड़ सकता है। रूपा जी, मेरा आखिरी सवाल आपको कि लोगों में वही चीज़ आती है कि आज के दौर में नौकरी बहुत जा रही है, बहुत सेक्टर लोगों को नौकरी से निकाल रही है। तो इस दौरान एक पत्रकार को कितना मल्टी टैलेंटेड होना है कि भाई आपको सस्टेन करके बहुत सालों तक काम करना है? मेरे ख्याल से मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट एक टर्म था जो कि हम लोगों ने आज से 15 साल पहले ही सुनना शुरू कर दिया था बीबीसी में। तो हम लोग किसी को भी हायर करते हैं तो वो इंश्योर करते हैं, मैंने बीबीसी में करते थे, तो कलेक्टिव न्यूज़ रूम में भी, जो कि हम लोग की एक नई कंपनी है जो हम लोगों ने खोली है, जहाँ की बीबीसी के सारे इंडिया में जो भी काम होता है वो हम लोग करते हैं 7 अलग-अलग भाषाओं में। तो हमको लगता है एक पत्रकार को जितना स्किल उसके काम को बेहतर करने में यूज़ हो सकता है, उसको ज़रूर स्किलफुल होना चाहिए, लेकिन साथ में साथ अपने स्पेशलाइज्ड चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, विच इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। तो आप स्पेशलाइजेशन भी रखें, पर साथ में अलग अलग स्किल सेट्स को भी डेवलप करते रहें और डरे नहीं। टेक्नोलॉजी को गले लगाना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी आज ये कर सकता है तो उससे 4 गुना ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते मेरे पास क्या टूल है जो टेक्नोलॉजी के पास नहीं होगा, और उसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और छोटे छोटे बातों को अच्छी तरह समझाने के लिए। আমার সাথে রূপা ঝা বিস্তুত ভাবে বুঝাইলে কি এআই যেতিকি লিমিটেশন দরকার, সীমা ভিতরে রহা দরকার, সেতিকি রহু, কারণ অনেক সময় তাহা চাপগ্রস্ত করে দিয়ে আর সমস্যা পকাই পারে। স্বতন্ত্র উপস্থাপনা ইরোকশন। নমস্কার।